नारायण नारायण नारायण। तो दोस्तों, द फैमिली मैन का सीज़न 2 इसे रिलीज़ होकर करीब 3 दिन हो गए हैं। मैंने परसों इसे देखकर कंप्लीट कर लिया था, पर कल थोड़ा सा बिजी था इसलिए इसका रिव्यू नहीं कर पाया था। वैसे सच कहूँ तो मैं पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर जो PR मशीनरी की एक्सरसाइज चल रही है ना, उसे देखकर मज़े ले रहा था। चलिए, सीज़न 2 में केवल 9 एपिसोड से, सीज़न 1 में 10 एपिसोड से। तो हो सकता है कि सीज़न 2 में भी उन्होंने 10 एपिसोड से बनाए होंगे, पर बाद में उन्हें कुछ काफ़ी सारा कंटेंट ट्रिम करना पड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि इस सीज़न 2 का जो ट्रेलर है वो 4 महीने पहले ही रिलीज़ करने वाले थे, पर बाद में उन्हें उसे पोस्टपोन करना पड़ा, तांडव के सीज़न 2 को भी कैंसिल करना पड़ा, वगैरह वगैरह जो भी हुआ हमने देखा। तो हो सकता है कि पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने सीज़न 2 के इस कंटेंट में से काफ़ी सारे कंटेंट को ट्रिम कर दिया होगा, काफ़ी सारे चेंजेस उन्होंने किए होंगे, ऐसा हो सकता है, या नहीं भी किए होंगे, वही जाने उन्होंने क्या किया पिछले 3-4 महीनों में। पर दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, अगर उन्होंने ट्रिम किया है सीज़न 2 के कंटेंट को, तो मैं सच कहता हूँ, मैं वो जो ओरिजिनल कंटेंट उन्होंने बनाया था ना, उसे ही देखना पसंद करता, ताकि पता तो चले ना कि यार उनके अंदर क्या भरा हुआ है, उनके मन में क्या भरा हुआ है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, मैं वो देखना पसंद करता। और वैसे भी प्रोपेगेंडा की बात करें तो भाई उसकी कौन सी कमी पड़ी है, हर जगह प्रोपेगेंडा ही भरा पड़ा है। नेटफ्लिक्स इंडिया को ही उठा कर देख लीजिए। तो मैं, अगर उन्होंने इसमें कुछ ट्रिम या चेंजेस वगैरह किए हैं, तो मैं ओरिजिनल कंटेंट को ही देखना पसंद करता, पर वो अभी संभव नहीं है। जो भी है हमारे सामने है, अभी 9 सीजन्स के साथ में सीज़न 2 को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो अभी हम रिव्यू की तरफ आगे बढ़े उसके पहले मैं कुछ आज आपको बताना चाहता हूँ। ये जो एस्पेनेस थ्रिलर या स्पाई थ्रिलर या वॉर ड्रामा या हमारे स्पेशल फोर्सेस के किसी ऑपरेशन पर या किसी मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड जो भी फिल्म्स वगैरह होती है, सीरीज़ वगैरह होती है, उनके बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो बात जानने के बाद में, इसके बाद आपको कभी भी किसी स्पाई थ्रिलर या वॉर ड्रामा या किसी हमारे स्पेशल फोर्सेस के किसी ऑपरेशन पर बेस्ड जो फिल्म्स होती है, उनको जज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो फिल्म में क्या कहना चाहती है ये आप तुरंत समझ जाएंगे। तो उसके बाद हम रिव्यू करेंगे वो बताने के बाद में। अब देखिए, ऐसे जो भी स्पाई थ्रिलर होते हैं या वॉर ड्रामा होते हैं या स्पिनर्स थ्रिलर होते हैं, ऐसी फिल्म या सीरीज 2 प्रकार के फिल्म मेकर्स के द्वारा बनाई जाती है। एक होते हैं नॉर्मल आम फिल्म मेकर्स आपके हमारी तरह, और दूसरे होते हैं लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर्स। और ये दोनों ही प्रकार के फिल्में या सीरीज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है, हर प्रकार से अपोजिट होती है। इनके एक एक कैरेक्टर को आप लीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए उनको कैसे लिखा गया है, उससे आपको तुरंत ये डिफरेंस पता चलेगा। अब जैसे देखिए, जब कोई नॉर्मल फिल्म मेकर कोई वॉर ड्रामा या स्पिनर्स थ्रिलर बनाता है, तो उसमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान होते हैं, जासूस होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको बहुत प्राउडली दिखाया जाएगा। और वे जवान भी अपनी देश सेवा से बहुत गौरवान्वित वो अनुभव कर रहे हैं, ऐसे उनको दिखाया जाएगा। वो अंदर से बहुत वो प्राउड फील कर रहे हैं अपनी देश सेवा से, अपनी मातृभूमि की सेवा से, अपनी राष्ट्रभक्ति पर उन्हें गर्व है। इस प्रकार से उनको दिखाया जाएगा। चाहे आप उरी को ले लीजिए या बेबी को ले लीजिए या हॉलीडे को ले लीजिए, वे अपनी देशभक्ति पर, अपनी राष्ट्रभक्ति पर गर्व करते हैं। दूसरी तरफ जब कोई लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर ऐसी कोई एस्पेनस थ्रिलर या वॉर ड्रामा वगैरह बनाता है, तब उनमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, एजेंट्स, जासूस वगैरह होते हैं, उनको हमेशा ग्लानि में डूबा हुआ दिखाया जाएगा। हमेशा वो पश्चाताप में डूबे हुए रहते हैं, जैसे कि वो कोई बहुत घिनौना कुकृत्य कर रहे हैं देश सेवा करके, कोई बहुत घटिया काम वो कर रहे हैं देश सेवा करके। इस प्रकार से हमेशा वो ग्लानि में डूबे हुए रहेंगे, पश्चाताप में डूबे हुए रहेंगे, हमेशा यही कहते रहेंगे, डू वी मेक एनी डिफरेंस, डू वी मेक एनी डिफरेंस, डू वी मेक एनी डिफरेंस। कि सच में हम कोई बदलाव ला रहे हैं? क्या हम में और आतंकवादियों में सच में कोई फ़र्क है? क्या सच में हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं? या फिर राजी फिल्म का आप उदाहरण लीजिए, जिन्होंने सहमद खान जी की कहानी लिखी है, उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ और ही लिखा है। इवन उस पुस्तक के एंडिंग में सहमद खान जी हमारे राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करती है। पर राजी फिल्म का एंडिंग अगर आप याद करेंगे तो, मैंने अपना ज़मीर, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, इसके बदले तुम तो मेरी ही जान लेने चले थे, तुमने कितने सारे बेकसूरों को मार दिया, मेरी वफादारी का क्या सिला मिला? नहीं बनना मुझे तुम लोगों की तरह, मैं तुम लोगों की तरह बन जाऊं, उससे पहले ले चलो मुझे यहाँ से। मतलब एक रॉ ऑफिसर को वो कहती कि तुम लोगों की तरह मुझे नहीं बनना, जैसे रॉ ऑफिसरों के बहुत घिनौना कोई कृत्य हो। तो ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी इन 2 प्रकार के फिल्म मेकर्स के द्वारा एग्जैक्टली अपोजिट तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि जो नॉर्मल फिल्म मेकर्स होते हैं, उनमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को अपने जवानों की, अपने एजेंट्स की, अपने जासूसों की पूरी तरीके से केयर करते हुए दिखाया जाएगा। वो उनकी चिंता कर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि स्पेशल ऑप्स आप देख लीजिए नीरज पांडे जी की, वहाँ पर के मेनन अपने जासूसों की, अपने जवानों की पूरी तरीके से वो केयर कर रहा है। इस प्रकार से उनको दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर किसी लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर की फिल्म या सीरीज़ आप देखेंगे, तो उनमें जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के या मिलिट्री के
ऑफिसर्स होते हैं वे अपने जवानों की बिल्कुल भी कोई केयर नहीं कर रहे, उनको बस यूज़ एंड थ्रो की तरह वो उपयोग करते हैं। बस यूज़ कर लिया, फेंक दिया, वो किसी ऑपरेशन में भेज दिया तो उसके बाद में वो जिंदा है, मर रहे हैं, या उनकी वो केयर नहीं करते, या खुद ही उनको वो मारने का प्रयास करते हैं, ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, उनकी कोई भी वो केयर नहीं करते। इस प्रकार से उन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को निर्दयी, क्रूर, दरिंदों की तरह दिखाया जाएगा। इवन दरिंदे या आतंकवादियों को भी वो काफ़ी सॉफ्ट वे में, या आतंकवादियों को भी हृदय होता है, ये वो दिखाने का प्रयास करेंगे। पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को कोई हृदय नहीं होता, कोई उनके अंदर दया नहीं होती। इस प्रकार से उनको लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर्स की फिल्मों या सीरीज़ में दिखाया जाता है। इसके कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि राजी को आप देख लीजिए, उसमें हमारे रॉ के जो ऑफिसर्स से वो खुद ही मारने का प्रयास करते हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं वगैरह वगैरह दिखाया है। या वो शायद नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी ना, बार्ड ऑफ, या जो भी आप समझ जाइए, तो उसमें भी देखिए उसका तो पूरी मूल थीम ही यही थी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके ऑफिसर्स अपने जवानों के बारे में बिल्कुल भी कोई केयर नहीं करते। वो कहीं पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो भी उनको कोई केयर नहीं है, किसी को कोई ऑपरेशन पर भेज दिया, वो सालों सालों तक भटक रहा है, फिर भी उसकी कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से दिखाया जाता है हमारे ऑफिसर्स को लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर्स के द्वारा। इसके बाद में किसी मिलिट्री ऑपरेशन को या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को इन दो अलग अलग प्रकार के फिल्म मेकर्स के द्वारा कैसे दिखाया जाता है। देखिए, जब किसी नॉर्मल फिल्म मेकर की फिल्म होती है तो उसमें जब हमारे जवान किसी ऑपरेशन पर जाते हैं, जब आतंकवादियों को वो मारते हैं, टेररिस्ट को वो मारते हैं, तो वो प्राउड फील करते हैं, और वो देखकर आप भी प्राउड फील करते हैं। आपको अपने देश पर गर्व की अनुभूति होती है। चाहे वो नीरज पांडे जी की फिल्में देख लीजिए या AR मुरुगदोस जी की हॉलीडे वगैरह देख लीजिए, उनमें ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। पर दूसरी तरफ जब किसी लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर की फिल्म होती है तो उसमें एक बात बार बार आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया जाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वे फेक एनकाउंटर करते हैं, वे फेक एनकाउंटर करते हैं। बार बार आपके दिमाग में ये डालने का प्रयास किया जाएगा, और उस फेक एनकाउंटर के कारण या तो वो हमारे जवान पूरी तरीके से शोक, ग्लानि, पश्चाताप में डूबे हुए हैं, या फिर वो पूरी तरीके से कठोर हृदय हो गए हैं, उन्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा अंदर। जैसे कि अभी हाल ही में अभी काठमांडू कनेक्शन का उदाहरण ले लीजिए, या फेक एनकाउंटर के तो कई सारे हाल ही में कई सारे ऐसी वेब सीरीज़ या फिल्मों के माध्यम से इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हालांकि सच्चाई यह है कि हमारे देश में जब सच में आतंकवादियों को मारा जाता है तब भी हमारे देश का ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम उन आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। हमारे देश के पॉलिटिशियंस उन आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। बाटला हाउस को हमने देखा ना, कांग्रेस सहित जितनी भी सेक्युलर पार्टीज थी उन्होंने क्या किया था उस समय, आंसू बहाए थे आतंकवादियों के लिए। उस समय हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके आत्मसम्मान को एक प्रकार से पैरों तले रौंदा गया था। कितने वर्षों तक वो केस चली हमारे पुलिस ऑफिसर्स पर, पुलिस डिपार्टमेंट पर, आतंकवादियों को मारने के कारण। ये होता है असल में हमारे देश में, जब आप असली आतंकवादियों को भी मारते हैं तो भी ये पूरा इकोसिस्टम उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। पर इन फिल्मों में ऐसे दिखाया जाएगा कि भाई ये पुलिस ऑफिसर्स तो बस ऐसे ही बस हर रोज बस फेक एनकाउंटर करते जा रहे हैं, पर फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना सिस्टम को, ना प्रशासन को, ना मीडिया को। इस प्रकार से एक फेक नैरेटिव आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया जाता है। एक और बात दिखाई जाती है कि जब भी उन्हें किसी एनकाउंटर को कवर करना होता है, छुपाना होता है, तो ये दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स तुरंत कह देते हैं कि चलो इनको पाकिस्तानी दिखा दो, इनको नक्सली दिखा दो। मतलब ये बताने का प्रयास किया जाता है कि जो भी ऐसे एनकाउंटर होते हैं उनमें ज़्यादातर झूठी होते हैं, या कभी बताया जाता है कि नक्सलियों को मारा है, पाकिस्तानियों को मारा है, तो वो झूठ होता है। किसी निर्दोष लोगों को पुलिस को मारकर उनको पाकिस्तानी या नक्सली बता देते हैं। ये नैरेटिव आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया जाता है। और ये केवल स्पाई थ्रिलर, एस्पेनाज थ्रिलर या वॉर ड्रामा में ही नहीं, नॉर्मल फिल्मों में भी ये नैरेटिव आपके दिमाग में डाला जाता है। जैसे कि अभी देखिए हाल ही में अभी मुझे याद है संदीप और पिंकी फरार, उसमें फिल्म की शुरुआत में ही वो सीन है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि भाई क्या फूक के आते हो तुम लोग, अब बताओ इनको पाकिस्तानी, अब बनाओ इनको पाकिस्तानी। कुछ निर्दोष लोगों को वहाँ पर मारते हैं और ये दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स देखो पाकिस्तानी बना रहे हैं उनको। उस डायलॉग का कोई मतलब नहीं था उस पूरी फिल्म में, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था, पर डालना है ना, आपके दिमाग में उस नैरेटिव को फिट करना है। और ऐसी फिल्में देखकर फिर हमारे देश के जो लिबरल्स होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, कूल ड्यूड्स होते हैं, उनको चरम सुख की प्राप्ति होती है।
भले ही वो फिल्म कितनी ही भद्दी क्यों ना हो, कितनी ही वाहियात क्यों ना हो, कितनी ही पकाऊ क्यों ना हो, उसके परफॉर्मेंसेस कितनी ही पकाऊ क्यों ना हो, पर फिर भी उस फिल्म को वो सर पर लेकर नाचते हैं। तो ये इस प्रकार से नैरेटिव को पुश किया जाता है। दोस्तों केवल यही नहीं, एक सिंपल किडनैपिंग के सीन को भी इन दो अलग अलग फिल्म मेकर्स के द्वारा कैसे दिखाया जाता है, ये ज़रा आप देखिए। अब जब कोई किसी नॉर्मल फिल्म मेकर की फिल्म होती है, जैसे कि आप उदाहरण लीजिए AR मुरुगदोस जी की हॉलीडे का, वहाँ पर अक्षय कुमार खुद अपनी बहन को उन आतंकवादियों के पास भिजवाता है पूरा प्लानिंग करके, ताकि उनको पकड़ा जा सके। वहाँ पर वो केयर नहीं करता कि भाई मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। उसकी बहन बाद में पूछती भी है कि मुझे कुछ हो जाता तो अक्षय कुमार बाद में कहता भी है, तो क्या हम केवल जवान ही वीरगति को प्राप्त हो क्या, तुम सिविलियंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है देश की सुरक्षा की। वो वहाँ पर अपनी बहन को ये बात कहता है, वो गर्व महसूस करता है, वो उसे बहुत गर्व है अपनी मातृभूमि पर, अपनी देशभक्ति पर। इस प्रकार से वो कैरेक्टर है। और उसके बाद में किडनैपिंग का सीन देखिए, वहाँ पर प्रॉपर उन आतंकवादियों को कैसे दिखाया गया है। बाद में जब उस अक्षय कुमार की बहन का गला काटना होता है तो प्रॉपर कैमरा लगाकर पीछे जो भी वो ब्लैक फ्लैग पर जो स्लोगन वगैरह लिखते हैं और जो गला काटने के पहले जो पढ़ा वगैरह जाता है, ऐसे पूरे आतंकवादी खड़े हैं, वो प्रॉपर वे में एक किडनैपिंग को वगैरह, या जब वो अक्षय कुमार को उस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर को डराना भी है तो वीडियो शूट कैसे करते हैं, प्रॉपर वे में जो रियल में हम देखते हैं आतंकवादी क्या करते हैं, उस प्रकार से उस सीन को दिखाया गया है। इसी के अगेंस्ट किसी लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर की फिल्म या सीरीज होगी तो उसमें किडनैपर को वो बस किसी सड़क के कोई लल्लू पंजू, ऐसे कोई सड़क छाप टपोरी गुंडे हो, इस प्रकार से उस किडनैपिंग के सीन को दिखाया जाएगा। भले ही वो ISI जैसे किसी बड़े आतंकवादी संगठन की ही वो आतंकवादी क्यों ना हो, पर उनको ऐसे लल्लू पंजू टपोरी छाप दिखाया जाएगा। ऊपर से किडनैप करने वाले के प्रति भी हमारे मन में थोड़ी बहुत सिंपैथी पैदा करने का वो प्रयास करते हैं कि भाई वो किडनैपर तो दिल का अच्छा है, वो तो सच में प्रेम करता है वगैरह वगैरह। आप समझ जाइए मैं जो कह रहा हूँ। तो एक सिंपल किडनैपिंग के सीन को लेकर भी आप समझ सकते हैं कि कैसे दिखाया जाता है फिल्मों में। केवल यही नहीं, अब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे दिखाते हैं वो ज़रा समझिए। जब किसी नॉर्मल फिल्म मेकर की फिल्म होती है तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत स्ट्रांग दिखाया जाता है, बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस उनको दिखाया जाता है। चाहे आप उरी को ले लीजिए या नीरज पांडे जी की बेबी को ले लीजिए, या फिर उन्होंने नाम शबाना जो बनाई थी उसमें देखिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को कैसे दिखाया गया है, और एक सीक्रेट बेस पर जहाँ पर वो तापसी पन्नू के कैरेक्टर को लेकर के जाते हैं, कितना एडवांस हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाया है। यही नहीं, इवन गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए जो फिल्म बनाई थी जीनियस नाम की, उसमें भी देखिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस उन्होंने दिखाया है। इसी के अगेंस्ट किसी लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर की फिल्म होगी तो उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को इतना स्टूपिड दिखाया जाएगा, इतना डम, इतना बेवकूफ़ दिखाया जाएगा कि उनसे बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। कोई सड़क छाप गुंडा भी उनसे ज़्यादा उसके पास स्किल्स होते हैं, ऐसे दिखाएंगे। मतलब कुछ भी दिखा कर रख देंगे, कुछ भी। इतने बड़े पूरे देश पर कोई खतरा हो, प्रधानमंत्री पर अटैक होने वाला हो, पर बस वो भोंदू की तरह बस किसी बगीचे में वो टहल रहे हैं, बस कोई इतना गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है ना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को कि वो देखकर सच में अंदर से क्या कहूँ, गुस्सा आता है। पर हाँ, यही सच्चाई है, इसी प्रकार से दिखाया जाता है। इवन सीक्रेट गेम्स में भी वो आप देखिए हमारे रॉ को किस प्रकार से काम करते हुए दिखाया है, बहुत बहुत मजाकिया तरीके से। और दोस्तों ये बात केवल सिक्योरिटी फोर्सेस तक सीमित नहीं है, इवन इन सिक्योरिटी फोर्सेस के परिवारों को तक इन दो अलग अलग फिल्म मेकर्स के द्वारा कैसे दिखाया जाता है, ये ज़रा आप स्टडी करिए, देखिए। जैसे कि जब किसी नॉर्मल फिल्म मेकर के द्वारा ऐसी फिल्में बनाई जाती है तो उनमें जब कोई हमारे जवान किसी मिशन पर जाते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है तो वो अपने पति की बहुत केयर करती है, चिंता करती है। एक पारिवारिक प्रेम, एक बंधा हुआ परिवार ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है। जैसे कि आप नीरज पांडे जी की बेबी को याद करिए, उसमें जब अक्षय कुमार का कैरेक्टर मिशन पर होता है तो उनकी जो पत्नी है वो उनकी बहुत चिंता करती है, बार बार अपने पति को वो कॉल करती है और तुम सेफ रहना, ये वो बार बार उसे कहती है। अब दोस्तों इसी के अगेंस्ट जब किसी लिबरल या वामपंथी फिल्म मेकर के द्वारा ऐसी फिल्में बनाई जाती है तो ज़बरदस्ती उनका जो परिवार होता है, उनके परिवार के ये ऐसे जो जवान या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं, उनके परिवार के कैरेक्टर्स को वेस्टर्नाइज कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती वेस्टर्नाइज कर दिया जाता है। जैसे कि कोई जवान हो या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर है
उनकी पत्नी अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं है, अपने अपने विवाह से बिल्कुल खुश नहीं है, वो उनका पति उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने में समय नहीं दे पा रहा, या बिस्तर पर वो बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा। इवन उनकी पत्नी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है, डिवोर्स की कगार तक बात आकर पहुंच गई है। इस शादी में बिल्कुल भी कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है। इवन ऐसे जो जवान होते हैं वे जब किसी मिशन पर जाते हैं तो वो पत्नी किसी पराये पुरुष के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है या फिजिकली अट्रैक्टेड है, या उसकी पर्सनैलिटी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है, या उसके साथ में वो सोती है या नहीं सोती है, या इस बात को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई सोई है या नहीं सोई है, या क्या हुआ है क्या नहीं। इस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस के परिवारों को तक ज़बरदस्ती वेस्टर्नाइज करने का या उस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो एक लिबरलिज्म की बेसिक आइडियोलॉजी है उसके अनुसार जब कोई पत्नी, कोई स्त्री, महिला गृहिणी होती है और गृहिणी होते हुए भी वो अपने परिवार में सुखी है, अपने पति का वो साथ देती है, हर परिस्थिति में वो अपने पति का सपोर्ट करती है, ऐसी जो गृहिणियाँ होती है वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के अनुसार पेट्रियार्की का शिकार है ना। और इसलिए जब जो कोई पत्नी अपने पति से खुश नहीं है या अपने पति को छोड़कर जाना चाहती है, डिवोर्स लेना चाहती है, तो ये उनको मॉडर्न होना लगता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित जो फिल्में होती हैं उनमें देखिए जो पति के कैरेक्टर होते हैं उनको 3 प्रकार से दिखाया जाता है। या तो वो पति अपने पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता, वो नपुंसक है, या तो फिर वो अपनी पत्नी का वैवाहिक बलात्कार करता है, या फिर वो अपने काम में इतना बिजी है वो पति कि अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। ज़्यादातर इन 3 प्रकार से ही पतियों के कैरेक्टर को लिबरल फिल्म मेकर्स की फिल्मों में दिखाया जाता है, और ये ज़बरदस्ती के वेस्टर्नाइज करने का प्रयास किया जाता है परिवारों को। तो स्पाई फिल्म्स या वॉर ड्रामा भी इससे अछूते नहीं है। अब दोस्तों ये जो कुछ भी बातें मैंने आपको बताई है ये कोई कपोलकल्पित बातें नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का। देखिए कम्युनिस्टों का जो एक सोशल स्ट्रक्चर का पिरामिड है उनके अनुसार, सो कॉल्ड पिरामिड, उसके अनुसार सबसे ऊपर होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसके नीचे होती है गवर्नमेंट, उसके नीचे होता है रिलीजन, और उसके नीचे होती है सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये ऊपर के 3 लोग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, गवर्नमेंट वगैरह, ये सब मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय, इलीगल इमिग्रेंट्स और पिछड़े वर्ग को दबा कर रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज किया जाता है। तो उनकी नज़रों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये फासिस्ट गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके दुश्मन हैं। इनके कारण ही समाज में सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ये उनकी बेसिक आइडियोलॉजी है, और केवल कम्युनिस्टों को ही नहीं, कम्युनिस्टों को ये लिबरल्स, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड सेक्युलर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ये भले ही इनके नाम, आइडियोलॉजी वगैरह अलग अलग हो, पर ये एक ही है। तो ये हमेशा इसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और ये जब फिल्में भी लिखते हैं तो वो इस आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर फिल्में नहीं निकाल सकते। वो ये नहीं दिखा सकते कि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर किसी आतंकवादी को मार रहा है और मारने के बाद में वो प्राउड फील कर रहा है, ये वो दिखा ही नहीं सकते। और अगर किसी फिल्म में ये दिखाया जाता है तो वो फिल्म उनके अनुसार हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म होती है। जैसे कि उरी को याद करिए, उरी जब रिलीज हुई थी तो उसमें जो आतंकवादी है उनको प्राउडली मारते हुए दिखाया ना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो इस कारण से उसे तुरंत ये पूरा का पूरा लेफ्ट का जो इकोसिस्टम था उन्होंने उस फिल्म को हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म है वगैरह वगैरह कह दिया था। इवन गाजी अटैक भी जब रिलीज हुई थी तो उसको अटरली डिसअपॉइंटिंग है वगैरह वगैरह कह दिया था उस फिल्म को। तो ये हमेशा से ये नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा, और ये कोई छुपी छुपाई बातें नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बातें हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी आइडियोलॉजी का, और जब जो फिल्म मेकर जिस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है वो उसका समाज की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण होता है वो उसके अनुसार कैरेक्टर्स को लिखता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी राधिका आप्टे का भी एक बयान आया था कुछ ही 1-2 या 3 महीने पहले ही। उसने कहा था कि हमारी भारत की जो वॉर फिल्म्स है उनमें राष्ट्रवाद कुछ ज़्यादा ही होता है। तो उनमें जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को प्राउडली दिखाया जाता है तो वो उनके अनुसार गलत है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि हमेशा ये जो बुद्धिजीवी होते हैं, लिबरल्स होते हैं, कूल ड्यूड्स होते हैं, कम्युनिस्ट वगैरह होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भाई नेशनलिज्म एक बहुत भयंकर बीमारी है, नेशनलिज्म इज जस्ट रेसिज्म विद फ्लैग, नेशनलिज्म इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू सप्रेस डिसेंट एंड परपेचुएट वायलेंस। इस प्रकार के वो बातें वो कहीं पर पढ़ लेते हैं किसी वेस्टर्न फिलोसोफर के या किसी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल के या भारत के कुछ इंटेलेक्चुअल्स की ये बातें वो पढ़ लेते हैं, और इसी के अनुसार उनका ये माइंडसेट बन गया है कि भाई नेशनलिज्म ही फासिज्म है, नेशनलिज्म ही रेसिज्म है, नेशनलिज्म का बस यूज़ किया जाता है वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय को या जो पिछड़ा वर्ग उनको दबा कर रखने के लिए वगैरह वगैरह। ये उनकी बेसिक आइडियोलॉजी है।
दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं द फैमिली मैन के सीजन 2 के बारे में, पर वो रिव्यू देखने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और इसके बाद आपको एक और पार्ट 2 भी देखना है, पर देखिए कुछ बातों के बारे में चर्चा करना आवश्यक था। बाकी वो जो पार्ट 2 है वो मैं हमारे दूसरे चैनल प्रतीक फिल्म थियरीज पर अपलोड करने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी आप हमारे इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे अपनी कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, वंदे मातरम।